दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के सामने एक नए सब्जेक्ट और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जीएस पर, और जीएस पर हम आधुनिक भारत की ओर चलेंगे। और आधुनिक भारत में हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन हुए उनको 3 चरणों में बांटकर हम उन आंदोलन को पढ़ते हैं। तो जैसे कि पहला चरण कहलाया उदारवादी, दूसरा चरण उग्रवादी, और जो तीसरा चरण था उसको गांधी युग के नाम से जाना जाता था। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, गांधी युग। गांधी युग बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसे गांधी युग क्यों कहा गया, तो महात्मा गांधी जो थे, जब इससे पहले तो वो जब दक्षिण अफ्रीका में थे, इंग्लैंड में थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब वो भारत आए तो इस समय मतलब कि इनका हम टाइम पीरियड मानते हैं 1919 से 1947 के बीच तक, अर्थात इस समय पर इनका प्रभाव कुछ ज़्यादा रहा यहाँ पर। तो इसीलिए हम इस समय को गांधी युग के नाम से जानते हैं और इसको अध्ययन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे गांधी युग था, गांधी युग हम पढ़ रहे हैं, तो उनमें से सबसे पहले हम महात्मा गांधी को भी जानें। आइए कुछ बेसिक बातें देखते हैं महात्मा गांधी के विषय में, उसके बाद अपनी क्लास आगे कंटिन्यू रहेगी। तो महात्मा गांधी जो थे दोस्तों, इनका जो वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और इनका जन्म जो हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म 1869 कहाँ पे, पोरबंदर कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो महात्मा गांधी का जन्म वहीं पे हुआ था। अगर हम आगे बात करें महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या था, तो महात्मा गांधी का जो वास्तविक नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी हुआ करता था, मोहनदास करमचंद गांधी। वहीं पे अगर इनके पिता की बात करें, इनके पिता कौन थे महात्मा गांधी के, तो उनका नाम हुआ करता था, महात्मा गांधी के जो पिता थे उनका नाम था, इन्हीं से मिलता जुलता, इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, माता का नाम था पुतली बाई, माता का नाम था पुतली बाई। और महात्मा गांधी का मात्र 13 वर्ष की उम्र में विवाह भी हो गया था। तो इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी, अब इनके पुत्र भी थे, तो यहाँ पे इनके पुत्रों में 4 पुत्रों का जिक्र आता है। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, और अगर हम इनके नाम देखें यहाँ पर महात्मा गांधी के, तो पहला पुत्र जो था उसका नाम हुआ करता था हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। तो दोस्तों गांधी जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी जी के पुत्रों में ये 4 नाम हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन महात्मा गांधी का पूछा जाता है एक 5वें पुत्र भी थे जिन्हें महात्मा गांधी अपना पुत्र मानते थे, तो उनका नाम था जमनालाल बजाज। हालांकि ये महात्मा गांधी के सगे पुत्र नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी ने इन्हें अपना पुत्र माना था। तो इस तरह से महात्मा गांधी के पुत्रों में हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास, और इनका जो ये 5वां पुत्र है, इनका जो सगा पुत्र नहीं था उसका नाम हुआ करता था जमनालाल बजाज। आइए आगे की बातें हम करते हैं। महात्मा गांधी का ऐसा कुछ जीवन बीतता है, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, लंदन जाते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले महात्मा गांधी अगर देखा जाए
लंदन कब गए? तो यहाँ से इंग्लैंड गए महात्मा गांधी 1888 में, और यहाँ पे बैरिस्टर या वकालत की पढ़ाई करने कहाँ पर गए? इंग्लैंड गए। अब 1888 में गए और इंग्लैंड से वापस अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद महात्मा गांधी 1891 ईस्वी को वापस आए। वापस आने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि इन्होंने गुजरात में मतलब वकालत का काम करना शुरू कर दिया। तो 1893 ईस्वी से यहाँ पे गुजरात में इन्होंने वकालत का काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भाई वकील तो महात्मा गांधी थे ही, तो इनकी मुलाकात होती है दादा अब्दुल्ला से, और दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में ही इनसे मुलाकात होती है दादा अब्दुल्ला की, और वो यहाँ चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसका मुकदमा लड़ने गए थे? तो दादा अब्दुल्ला। आइए आगे की बात हम करें 1893। अब 1894 ईस्वी में क्या होता है कि 1894 में महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया यहाँ के बीच यात्रा कर रहे थे। तो हुआ क्या कि अंग्रेज, अब देखो वहाँ पे श्वेत और रंग भेद, एक तरीके से महात्मा गांधी कुछ अपने भारत के थे, तो यहाँ पे इनका रंग सांवला हुआ करता था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन्हें पीटर्सबर्ग स्टेशन पर इन्हें ज़बरदस्ती उतार दिया। किसको? महात्मा गांधी को। अब जब और उतार क्यों दिया? क्योंकि ये वहाँ मैच नहीं खाते थे। कहाँ से कहाँ तक जाने? डरबन से प्रिटोरिया तक जाने में। कौन सा स्टेशन था? पीटर्सबर्ग स्टेशन में उन्हें रेल से बाहर, मतलब ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया ज़बरदस्ती। अब होता क्या है, इसी से वो बहुत प्रभावित होते हैं कि मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो एक रंग भेदी या एक समिति बनाते हैं, टीम बनाते हैं, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? सबसे पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य ये था कि बस वही रंग भेद की बुराइयों को जो व्याप्त थी उन्हीं को समाप्त करना। और उसके बाद हम अगर देखें 1894 के बाद 1904 की बात करें अगर हम, तो 1904 में महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार इंडियन ओपिनियन और ये एक पत्रिका थी, और इसका मतलब इसको प्रकाशित किया। कब? 1904 ईस्वी में। आगे 1904 ईस्वी में ही ये फोनिक्स आश्रम था, तो फोनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? ये कितनी दूर है? डरबन से 80 किलोमीटर की दूरी पर ये फोनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। कौन? महात्मा गांधी। उसके बाद होता क्या है, अगर हम आगे की बात करें 1909 में महात्मा गांधी एक बार इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बीच रास्ते में जहाज़ द्वारा, क्योंकि जहाज़ जो पानी में चलता है उसे जहाज़ कहते हैं, जहाज़ द्वारा आ रहे थे। तो उसी रास्ते में ही इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा रास्ते में ही। और ये जो पुस्तक है इसका लैंग्वेज क्या है? तो बेटा ये लैंग्वेज है गुजराती भाषा में। किस भाषा में लिखी हुई है? गुजराती भाषा में लिखी हुई है। और आपको स्क्रीन में शायद ना दिख रहा हो, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करना। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है। 1909 ईस्वी में कहाँ से कहाँ? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाने के मध्य वो उन्होंने जहाज में लिखा था। आइए आगे की बात करते हैं। थोड़ा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, और जैसा कि हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया। और यही समय था कि महात्मा गांधी 1914 में जैसे ही विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो महात्मा गांधी ने मतलब वहाँ थे, तो अंग्रेज़ जो थे महात्मा गांधी से अंग्रेज़ों ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में आप लोग भारतीयों को क्या करो कि उनको हमारे साथ लड़ाई करने के लिए उत्साहित करो, और हम आपको क्या करेंगे। लेकिन विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया। जब
लेकिन इससे पहले की बात, महात्मा गांधी ने सोचा कि चलो युद्ध, अब अगर हमारे भारतीय लोग वहाँ पे भाग ले रहे हैं तो हमारा देश भी आज़ाद हो जाएगा। यही सोचकर उन्होंने भारतीयों से कहा था कि मतलब भारतीयों को उनकी आर्मी में भर्ती होने के लिए उत्साहित किया। तो इसीलिए अपने भारत में महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट, भारतीय लोग महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि इन्होंने ही मतलब प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए अपने भारतवासियों को प्रोत्साहित किया। अब हुआ क्या, इसी से खुश होकर मतलब अंग्रेज़ों ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दिया था। केसर ए हिंद। तो केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों द्वारा दी गई। और ये उपाधि किस लिए दी गई? क्योंकि यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को सहयोग किया था किसी भी तरीके से। तो इसी से खुश होकर केसर ए हिंद की उपाधि इन्हें दिया था अंग्रेज़ों ने। हालांकि बाद में ये उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी, इसके बारे में भी चर्चा होगी। अगर आगे बात करें 1914 में फर्स्ट विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार शुरू होता है। अब 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो 1915 में महात्मा गांधी स्वदेश लौटने का विचार करते हैं। और वो डेट होती है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसीलिए अब दूसरे देश में रहते तो उन्हें हम प्रवासी बोलेंगे। तो 9 जनवरी के दिन हम प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी हम मनाते हैं इन्हीं की याद में, क्योंकि पहले प्रवासी महात्मा गांधी को ही माना जाता था और यही वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। अब महात्मा गांधी जब वापस आते हैं 1915 से, तो हालांकि इससे पहले जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी कितने वर्ष रहे हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी 21 वर्ष रहे। दोस्तों कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे। अब वापस लौटने के बाद यहीं पर एक बार इनकी मुलाकात इनके जो राजनीतिक गुरु जिनको माना था बाद में, उनसे होती है। फिर क्या होती है, ये जो राजनीतिक गुरु होते हैं इनके, गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनको सलाह देते हैं कि अभी आप पूरे भारत का भ्रमण करो और देखो कि लोगों के पास कैसी समस्याएं हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी समस्या को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बातें उन्होंने महात्मा गांधी से की। अब महात्मा गांधी क्या हुआ, हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है 1915 में ही, लेकिन महात्मा गांधी उनको अपना राजनीतिक आदर्श मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं। तो इस तरीके से महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु बने वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनकी मृत्यु 1915 में ही हो जाती है। अब लेकिन इनके विचारों से कुछ प्रभावित होते हैं महात्मा गांधी, और फिर इसके आगे 1915 में आए और इन्होंने 1915-16 एक साल पूरा भारत का भ्रमण किया और साबरमती आश्रम की भी स्थापना की इसी समय पर इन्होंने। तो जब एक तरीके से महात्मा गांधी ने पूरे भारत का भ्रमण कर लिया तो उन्हें जगह जगह पता चला कहाँ पर कितनी समस्याएं हैं, कैसा शोषण हो रहा। तो इसको दूर करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले, तो इसको दूर करने के लिए ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सहारा लिया।
किसका सहारा लिया? सत्याग्रह का सहारा लिया। घटना क्या घटित होती है कि 1916 की बात करें तो यहाँ पे साबरमती आश्रम की स्थापना होती है। साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर करते हैं? तो कहाँ पर करते हैं? गुजरात। तो गुजरात में जैसे 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना हो जाती है। बात करें अगर हम 1917, तो 1917 से महात्मा गांधी के जीवन में, मतलब महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया। पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 1917 से स्टार्ट किया। और कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया? तो रीजन बन गया था कि चंपारण, 1917 में चंपारण होता है, चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह है महात्मा गांधी का। तो और वहाँ बिहार में पड़ता है। हालांकि ये इनके सारे नेतृत्व, सारे सत्याग्रह क्या हुए? सफल हुए। तो जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया तो इससे, मतलब इनका सफल रहा ये सत्याग्रह, तो इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको, गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। तो इसी 1917 में सफल सत्याग्रह हुआ और इसी में इन्हें महात्मा की उपाधि मिली, महात्मा। और महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1917 में इनको क्या दिया जाता है? अब अगर आगे की बात करें हम कि महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन, तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेज़ों से देश छुड़ाया। अब देखो, अगर ये दो लाइन है, इनको एक तरीके से हम याद कर लें अगर, तो कैसे इनको देखो क्या याद रहेगा? गांधी चंपारण से खेड़ा गए, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर में चंपारण से खेड़ा गए तो खेड़ा सत्याग्रह। तीसरे में क्या देख रहे हैं हम? खेड़ा गए तो था अहमदाबाद मिल मजदूरों से, तो अहमदाबाद सत्याग्रह मिल मजदूरों से खिलाफत करा के। अगर देखा जाए चौथा तो खिलाफत आंदोलन करा के असहयोग कराया। असहयोग आंदोलन, असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। और नमक बनाकर तो नमक सत्याग्रह। और इसी में महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, जिसे हम दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। छठवां, उसके बाद क्या होगा? खिलाफत असहयोग करा के नमक कानून तोड़ा और अंग्रेजों से देश को छुड़ाया। तो देश छुड़ाया बोले तो भारत छोड़ो आंदोलन, लास्ट में देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन। आगे बेटा अगर इनमें देखा जाए कि जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा 1918, अहमदाबाद वाला भी 1918। खिलाफत आंदोलन, अगर हम खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? ये इसके तुरंत बाद 1918, 1919, 1920 में खिलाफत आंदोलन हो जाता है। और 1920 से ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी होती है। 1920 से ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा असहयोग आंदोलन। फिर नमक सत्याग्रह, नमक दांडी मार्च 1930 ईस्वी में निकाला। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन ये महात्मा गांधी का सबसे अंतिम सत्याग्रह आंदोलन था, और जिसे 1942 में शुरू किया गया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और आगे की क्लास में हम आपको एक एक महात्मा गांधी के
जो सत्याग्रह हुए इन पर मैं डिस्कस करूँगा अपने आगे के वीडियो में। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी समझ आई हो अगर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आया है तो उसको शेयर भी करें। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।